नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने RSSS सेंटर ऑफ नॉलेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप के तहत जो KVS के TGT, PGT और PRT में जो सिलेबस दे रखा है उसके तहत हम लोग जो वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात की गई है, उसके तहत हम लोगों ने बालक की या ये कहें कि जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं को हम लोग पिछले क्लास में बहुत ही सूक्ष्म विभाजन करके सीख चुके हैं। आज हम लोग बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने शैशवावस्था के बारे में अध्ययन किया और उस शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम लोगों ने सीखा। आज हम बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो बाल्यावस्था है यह बालक के लिए एक जीवन के निर्माण की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। तो यहाँ पे हम बाल्यावस्था की जब बात करते हैं तो जो बाल्यावस्था चाइल्डहुड है, जैसा कि आपने पिछले क्लास में इसके समय को निर्धारित कर लिया है कि यह समय कब से कब तक होता है, और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि यह बच्ची अपने शैशवावस्था से होती हुई और ये धीरे धीरे बाल्यावस्था के यहाँ पहुंच चुकी है, और इस बच्चे के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं आप बहुत बारीक तरीके से देख सकते हैं। यहाँ जो बाल्यावस्था है इसको अध्ययन के दृष्टिकोण से इसे हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। एक होगा आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक होगी आपकी उत्तर बाल्यावस्था, जिसे कि हम बाद की अवस्था भी कह सकते हैं। तो इस बाल्यावस्था की जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं उन्हें हम देखें उससे पहले जो बाल्यावस्था है उसके कुछ उपनाम हैं, और इन उपनामों को अगर हम याद रखें तो पिछले टेट, सुपर टेट और KVS, DSSB में इन बाल्यावस्थाओं के जो उपनाम हैं उनसे भी प्रश्न आए हुए हैं। तो जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की प्रवृत्ति को देखते हुए इनके उपनामों को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से इस अवस्था के उपनाम हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शैशवावस्था से आप बाल्यावस्था की तरफ इस चित्र को समझें तो देखने को मिलता है कि शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं बच्चे को देखने से मिल रही हैं और बाल्यावस्था में कुछ विशेषताएं अलग मिल रही हैं। वो इस विशेषताओं के आधार पर ही बाल्यावस्था के कुछ उपनाम हैं, जिसमें हम लोगों का पहला नाम है प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। इसे हम बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि जब बच्चा अभी विद्यालय नहीं गया है, अभी माता पिता के संरक्षण में है, अब बच्चे को हम विद्यालय में भेजने की तैयारी कर रहे हैं और देखते हैं कि बच्चा जब विद्यालय जाता है तो उसके अंदर माता पिता के दिए गए संस्कार, आस पड़ोस के जो संस्कार होते हैं वो उसके अंदर दिखाई देते हैं। तो प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था कहने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि बच्चे का प्रवेश अब विद्यालय में होने लग रहा है या होने जा रहा है, जिसकी वजह से इसे हम प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था भी कहते हैं। एक नाम और है जिसे कहा जा रहा है गंदी अवस्था। गंदी अवस्था कहने का कारण यह है कि बाल्यावस्था का जो बच्चा होता है वो सामान्यतः बहुत खेलता है और उसका शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा
खेलने की वजह से उसके शरीर में मिट्टियाँ लगी रहती हैं, वो धूल उसके शरीर में लगा रहता है और खेल खेल में उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। और भी कई कारण हैं जिसके कारण इस बाल्यावस्था को हम गंदी अवस्था भी कहते हैं। गंदी अवस्था का अर्थ यहाँ पे है कि बच्चा बहुत ज़्यादा खेलता है और खेलने में अपने शरीर को काफ़ी गंदा कर लेता है, कपड़े को भी गंदा कर लेता है, शरीर को भी गंदा कर लेता है और उसमें उसको आनंद की अनुभूति होती है, उसे अच्छा लगता है, लेकिन अभिभावकों को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए इस अवस्था को वो गंदी अवस्था कहते हैं। एक उपनाम है स्फूर्ति की अवस्था। आप देखेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं वो दिन भर खेलते हैं। दिन भर का अर्थ है कि उनको थकान नहीं महसूस होती है और जब वो सोते हैं रात में तो आप देखते हैं कि वो सुबह ही उठते हैं। कहने का अर्थ ये है कि बच्चे जो होते हैं उनके अंदर स्फूर्ति बहुत अधिक होती है, वे खेलने में अधिक रुचि लेते हैं, नई नई चीज़ों को जानने में अधिक रुचि लेते हैं और खेलने और जानने के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बच्चों के अंदर बहुत ही स्फूर्ति और फुर्तीलापन होता है। वो बहुत काम को करते हैं, जैसे बड़े लोगों के द्वारा दिए गए कार्यों को बहुत आसानी से करते हैं और उनको कार्य को करने में जो सुख की अनुभूति होती है जिसकी वजह से वे कार्य को बहुत तेजी से करते हैं और अच्छे लगन के साथ करते हैं, इसीलिए इसे स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं। यह जीवन का अनोखा काल है क्योंकि जीवन जीने की तैयारी, यानी कि बच्चा जब शैशवावस्था में था तो उस समय उसकी जो मानसिक प्रक्रियाएं थीं उतनी परिपक्व नहीं थीं, लेकिन बच्चा अब धीरे धीरे बाल्यावस्था में जा रहा है और उसको जो सीखने का ये कहें कि जीवन का जो अनोखा काल चालू हो रहा है, क्योंकि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, उसके अनुभव कम होते हैं। पहले वो कुछ और सीखा था, अब उसके सामने नए नए अनुभव आते हैं, जिसकी वजह से इस काल को एक अनोखा काल भी। अच्छा, पेपर में जो प्रश्न पूछते हैं वो इसके नाम दे देंगे और पूछेंगे कि शैशवावस्था की विशेषता है या उपनाम है, बाल्यावस्था की, किशोरावस्था की, तो इन नामों को याद रखिए। एक है निर्माणकारी अवस्था, बच्चे का निर्माण होता है। शैशवावस्था से जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था में जाता है तो उसके शारीरिक स्वरूप की बात की जाए तो शारीरिक स्वरूप में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है, मानसिक परिवर्तन होता है, इसीलिए इसे निर्माणकारी अवस्था भी कहते हैं। मूर्त चिंतन की अवस्था, जब बच्चा शैशवावस्था में है तो इस शैशवावस्था में बच्चा चीजों को देखता है लेकिन उसके बारे में चिंतन नहीं करता है। वो सामान्य तौर पर जो चीजें उसके सामने हैं उसी को सही मानता है। अगर वो चीजें, वस्तुएं सामने से हट जाती हैं तो बच्चा समझता है कि वो चीज होती नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो जो चीजें उसके सामने नहीं हैं और जो चीजें उसने देखा है उस पर वो चिंतन करना शुरू कर देता है। और चिंतन करते समय अगर थोड़ा सा उस वस्तु को हटा दिया जाए तो बच्चा उसके बारे में भी सोचता है कि ये चीज थी, अभी हट गई है। इसीलिए बच्चा शैशवावस्था में जब था तो मूर्त चिंतन नहीं कर पाता था, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बाल्यावस्था में जाता है तो उसके अंदर मूर्त चिंतन करने की प्रवृत्ति आती है, इसलिए इस अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। उसके चिंतन में तार्किकता आ जाती है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की भी अवस्था कहा जाता है। खेल की अवस्था, जैसा कि आपने देखा कि बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से सीखते हैं और इसमें बच्चा खेल में ज़्यादा रुचि रखता है, इसलिए इसे खेल की अवस्था भी कहते हैं। और जब बच्चा खेलता है तो अपनी टोली और समूह में खेलता है, उसके जो साथ के बच्चे होते हैं उसके साथ उसकी अधिक से अधिक रुचि होती है और उनके साथ ज़्यादा समय बिताता है, इसलिए इसे टोली और समूह की अवस्था भी कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि मूर्त चिंतन की अवस्था, यहाँ पे इसे देखा जाए तो इसे हम मूर्त चिंतन की अवस्था भी कह रहे हैं। और मूर्त चिंतन है, तार्किक चिंतन है, तो ये सब चीजें विचारों में होती हैं और शब्द है आपका विचार और एक प्रत्यय जुड़ने से ही ये होता है।
वैचारिक, वैचारिक हो जाता है, ई का अ में परिवर्तन हो जाता है, तो ये विचार से संबंधित है। इसको हम वैचारिक क्रिया यानी कि विचारों के माध्यम से क्रिया की अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे मूर्त संक्रिया आपने देखा, यहाँ मूर्त चिंतन। अब यहाँ पे बच्चा क्या है, मूर्त संक्रियाओं की अवस्था यानी कि मूर्त रूप में वस्तुओं को देखता है, उस पर क्रिया करता है, मानसिक संक्रिया करता है, जिसकी वजह से इसे मूर्त संक्रिया की अवस्था भी कहा जाता है। अब ये जो बाल्यावस्था है, जैसा कि आपने देखा कि इसे हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। जैसा कि आपने देखा कि एक होती है आपकी शैशवावस्था, एक होती है आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक होती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था। लेकिन उससे पहले हम प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था से पहले हम ये सीखते हैं कि बाल्यावस्था की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। जैसा कि आप उपनाम देख रहे हैं, इस उपनाम को आधार बनाते हुए भी हम उन परिभाषाओं को ध्यान दें तो किस विद्वान ने क्या कहा है, इससे भी काफी प्रश्न आए हुए हैं पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसलिए आप उन परिभाषाओं को भी ध्यान से रटिएगा, क्योंकि परिभाषाओं को रटना भी पड़ेगा कि अमुक परिभाषा किसने दी है। तो हम चलते हैं अपनी परिभाषा की तरफ कि बाल्यावस्था की कौन कौन सी परिभाषा और किस महोदय ने क्या कहा है। उसमें हम देखें कि कोल एवं ब्रूस ये एक विद्वान हैं लोग, और इन्होंने बाल्यावस्था को कहा है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। अनोखा काल कोल एवं ब्रूस ने इसलिए कहा क्योंकि इसमें जो बच्चे के सीखने के तरीके होते हैं वो खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं, दूसरों का अनुकरण करके सीखते हैं, इसीलिए इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। इसमें रुचियां बढ़ जाती हैं बच्चे की। पहले जिसमें रुचि नहीं होती थी शैशवावस्था में, अब बच्चे के अंदर रुचि आने लगती है, उस वस्तुओं को देखने के लिए तैयार हो जाता है, सीखने के लिए तैयार हो जाता है, आखिर ये क्यों है, कैसे है, थोड़ा थोड़ा चिंतन करने लगता है। इसलिए इसे जीवन का अनोखा काल कोल एवं ब्रूस महोदय ने कहा। आइए बात करते हैं रॉस महोदय की। रॉस ने क्या कहा? रॉस ने कहा कि बाल्यावस्था मिथ्या छंदम परिपक्वता का काल है। इस अवस्था को रॉस महोदय ने जो कहा है उसके कहने का अर्थ है कि जो बाल्यावस्था है मिथ्या, बेकार की। परिपक्वता यानी कि इस अवस्था में बालक मैच्योर होता नहीं है, परिपक्व नहीं होता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि यह मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल है। इसमें इस अवस्था में बच्चा परिपक्व होता नहीं है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। यानी कि बच्चे को सीखने के लिए जो तैयारी की अवस्था है, या ये कहें कि बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है और इस प्रवेश के कारण ही ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन महोदय ने शैक्षिक दृष्टिकोण से इससे सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना है। इससे महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है, क्योंकि इस दौरान बच्चा अगर सीखने के तरीकों को सीख जाता है और कैसे सीखा जाए और सीखने में उसकी बुद्धि का विकास सही तरीके से हो जाता है, तो बच्चे का आगे का जो सीखने का तरीका है या शैक्षिक उपलब्धि है वो अच्छी होती है। इसीलिए ब्लेयर, जोन्सन, सिम्पसन महोदय ने शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है कहा। फ्रायड महोदय ने क्या कहा? बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था, काम प्रवृत्तियां बालक के अंदर ये सुप्तावस्था में यानी कि सोई हुई अवस्था में होती है। इस अवस्था में बालक सामान्यतः अधिकांश खेल में रुचि रखता है, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ ज़्यादा घुल मिल कर रहता है, उन्हीं के साथ उठता बैठता खेलता है, उनके साथ अपने सामान का आदान प्रदान भी करता है। इसलिए उसके अंदर
काम के प्रति या काम प्रवृत्तियां उपलब्ध नहीं हो पाती हैं या काम प्रवृत्तियां जागृत नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण बाल्यावस्था को प्रसुप्तावस्था कहा जाता है। कार्ल ब्रूस के अनुसार खेलों द्वारा व्यक्ति अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। यहाँ पे खेलों के द्वारा यानी कि अपने मित्र मंडली मित्रों के साथ भावी जीवन की तैयारी करता है और भावी जीवन की तैयारी में अपने मित्रों के साथ खेल के द्वारा बच्चे का समाजीकरण भी होता है। इसीलिए बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल भी कहा गया है। तो किसने कहा है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है? ये कहा है किलपैट्रिक महोदय ने कि जो बाल्यावस्था है वह प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है। आगे देखते हैं कि जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में जो बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं उसमें हम लोग पहले बात कर रहे हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में विकास। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है उसके बारे में बताया गया कि यह जो बाल्यावस्था है वह 6 से 7 या 8 वर्ष तक की होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है। और इस अवस्था को शिक्षकों के द्वारा प्राक स्कूल अवस्था या प्राक टोली अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या कहा गया है? लेकिन एक चीज याद रखिए कि ये जो शब्द कहा जा रहा है शिक्षकों के द्वारा, तो शिक्षकों के द्वारा इसे प्राक स्कूल की अवस्था कहा गया, प्राक टोली की अवस्था कहा गया है। और इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं उसको ध्यान से देखें तो कहा गया कि प्रारंभिक बाल्यावस्था एक समस्या की अवस्था है। यहां पे हम देखें कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है इसे समस्या की अवस्था क्यों कहा गया? तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, इस अवस्था का जो बालक होता है वह स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता है, और जब स्वतंत्र रूप से कार्य करता है तो उसके जो अभिभावक हैं उस पर रोक टोक करते हैं, जिसके कारण बच्चा थोड़ा सा जिद्दी हो जाता है, झक्की हो जाता है और विरोधात्मक विचार उसके अंदर आने लगते हैं, या ये कहें कि अपने से बड़ों का विरोध का मतलब कि पूर्ण रूप से विरोध नहीं, उनसे थोड़ा नाराज रहने लगता है और बेकहा सा हो जाता है। यानी कि कोई कार्य उसको कहा जाए करने के लिए तो करता नहीं है। इसीलिए इस अवस्था में बच्चा अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है क्योंकि स्वतंत्र रहना चाहता है और उस पर अभिभावक थोड़ा प्रतिबंध लगाते हैं। इसीलिए कहा गया कि प्रारंभिक बाल्यावस्था एक समस्या की अवस्था है। बालकों की अभिरुचि खिलौनों में अधिक होती है। यहाँ पे ये देखने की बात है कि अभिरुचि खिलौनों में अधिक होती है, लेकिन यह देखा गया है कि 6 वर्ष के बाद ये धीरे धीरे उसमें समाप्त होने लगती है। हाँ, लेकिन चूंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा है तो ये प्रवृत्ति उसमें पाई जाएगी, खिलौनों के प्रति अधिक रुचि होगी, लेकिन सामान्यतः 6 वर्ष के बाद खेल में रुचि या खिलौनों में जो रुचि है उसकी धीरे धीरे कम होने लगती है। शिक्षकों के द्वारा इसे तैयारी का समय बताया गया है, क्योंकि बच्चा अब विद्यालय में प्रवेश करेगा, अब विद्यालय के नियमों और कायदे कानूनों के अनुसार रहना सीखेगा, तो उससे पहले इस अवस्था में बच्चा गुजरेगा, जिसके कारण वह विद्यालय में कैसे रहेगा, कैसे सीखेगा, इसका वह थोड़ा थोड़ा सीखना या ये कहें कि अधिगम करना शुरू कर देता है अभिभावकों के द्वारा, जिस कारण इसे शिक्षकों के द्वारा तैयारी का समय बताया गया है। उत्सुकता अधिक होती है। बच्चा जैसे शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आता है और बाल्यावस्था के प्रारंभिक बाल्यावस्था में आता है तो उसको वातावरण में बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं और उस बहुत सी चीजों को देखता है, उनके बारे में जानना चाहता है, उनके बारे में सोचता है, समझता है, और जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप ही इस अवस्था को हम कहते हैं उत्सुकता की अवस्था, या इस अवस्था में उत्सुकता अधिक पाई जाती है। अनुकरण करने की प्रवृत्ति अधिक तीव्र होती है। इस अवस्था का जो बालक है
वो बच्चा बालक अनुकरण के द्वारा अधिक सीखता है। अनुकरण के द्वारा अधिक सीखने का अर्थ है कि जो लड़कियां होती हैं वो सामान्य तौर पर अपने माँ का अनुसरण करती हैं, घर के रसोई और इन चीज़ों में, घर के कामों में ज़्यादा विशेष बल देती हैं और लड़कियां सीखने लगती हैं माँ का अनुसरण करके। उसी तरह से पिता का अनुसरण लड़के करते हैं और उनको देखें तो हस्तशिल्प कार्य देखते हैं, जैसे कुछ साइकिल, मोटर गाड़ी या कोई घर का सामान बनाते हैं अभिभावक पिताजी, तो बच्चे भी देखकर उनके साथ साथ अनुकरण करके उन हस्तशिल्प कार्यों में भी योगदान देने लगते हैं। योगदान नहीं कहेंगे, उन कार्यों को सीखने की कोशिश करते हैं। अगर वो जैसे जैसे करते हैं बच्चे भी उसी तरीके से करते हैं। तो इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो सामान्यतः माता का अनुकरण करती हैं और जो लड़के होते हैं वह पिता का अनुकरण करते हैं। आइए देखते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में होने वाले प्रमुख विकास के पक्ष। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, इस बाल्यावस्था में जो विकास होता है उसमें अगर देखें कि जो शारीरिक विकास है इसकी बात की जाए तो जो शारीरिक विकास है देखा जाए तो शैशवावस्था का जो बच्चा होता है उसमें वृद्धि तो तेजी से होती है, लेकिन अब जैसे जैसे बच्चा बाल्यावस्था में आता है, वो भी प्रारंभिक बाल्यावस्था में आता है, तो उसके पैरों में काफी वृद्धि बढ़ जाती है। सिर में वृद्धि होती है लेकिन बहुत उस तीव्र गति से नहीं होती है जिस तीव्र गति से शैशवावस्था में होती है। तो कह सकते हैं कि इसमें शारीरिक वृद्धि तो होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, लेकिन जो सिर है उसमें जो सिर है, सिर में वृद्धि मंद गति से होती है। यहाँ देखा जाए तो जो सिर है उसमें जो वृद्धि होती है वह मंद गति से होती है। और इस अवस्था में जो मांसपेशियां बच्चों की होती हैं वो धीरे धीरे मजबूत होती हैं, पहले की तुलना में थोड़ा गठीली मजबूत होती हैं। तो शारीरिक विकास में ये लक्षण देखे गए हैं कब? प्रारंभिक बाल्यावस्था में। एक है भाषा विकास। अगर हम देखें तो बच्चे के अंदर इस अवस्था में भाषा का विकास कैसे होता है, तो बच्चे इस अवस्था में अपनी जरूरत की चीजों की मांग करते हैं और जब उन्हें उन चीजों की पूर्ति हो जाती है तो प्रसन्न हो जाते हैं, और जब पूर्ति नहीं होती है तो वो दुखी हो जाते हैं, झिझकी हो जाते हैं। तो इस अवस्था के जो बालक होते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मांग करते हैं, तो उन चीजों को मांगते हैं तो बोलने का प्रयास करते हैं। और अक्सर देखा गया है कि इस अवस्था के बालक अकेले खेलेंगे और कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, अक्सर कुछ न कुछ बोलेंगे इस अवस्था के बालक, जिसके कारण बच्चों के अंदर धीरे धीरे भाषा का विकास होता है। संवेगात्मक विकास की बात करें तो इस अवस्था में बालक के अंदर शैशवावस्था से जैसे किशोरावस्था में आता है तो क्रोध, डर, भय, डाह, उत्साह, दुख, सुख आदि तरह के जो संवेग हैं वो धीरे धीरे आने लगते हैं। यानी कि संवेगात्मक विकास बच्चों के अंदर धीरे धीरे होने लगता है। बात है सामाजिक विकास। अगर हम देखें कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर सामाजिक विकास किस तरीके से होता है, तो बच्चों के सामाजिक विकास में सबसे अधिक जो योगदान होता है उनके मित्रों का होता है। यानी कि उनके साथ जो खेलने वाले छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ अपने खिलौनों को खेलने देते हैं और उनके खिलौनों से भी खेलते हैं, जिसके कारण उनका थोड़ा समाजीकरण होने लगता है, एक दूसरे के अंदर सहयोग की भावना होने लगती है, जिसके कारण बच्चे का सामाजिक विकास होता है। अगला जो बिंदु है वो है मानसिक विकास। अगर हम बात करें मानसिक विकास की तो सामान्यतः देखा गया है कि 4 वर्ष की आयु तक बच्चों के करीब 1/2 यानी कि आधा मानसिक जो विकास है वह 4 वर्ष में ही हो जाता है। इसके बाद जो बच्चे का मानसिक विकास है वह धीरे धीरे होता है।
तो 4 वर्ष में तो हो गया इसके पहले ही विकास आधा। अब जो आधा बचा हुआ है, अब वो प्रौढ़ावस्था तक जाएगा तो उसमें धीरे धीरे मानसिक विकास उसका होगा। यहाँ पे है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक यानी कि यह मस्तिष्क की क्रियाओं से संबंधित विकास है, और इसमें बच्चे के अंदर अनुभूति करना, अवधान, स्मरण, चिंतन, तर्क करना आदि चीजों का जो विकास होता है वह धीरे धीरे शुरू हो जाता है, जिसके कारण हम देख सकते हैं कि बच्चे के प्रारंभिक अवस्था में भी संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो बच्चे के विकास के पक्ष हैं, हम उनको इतने भागों में बांट सकते हैं और बांट कर अध्ययन भी करते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो बच्चों के विकास हैं, शारीरिक विकास, भाषा का विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, इतने पक्षों में हम बांट सकते हैं।